हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी पे और ऑलरेडी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का 2 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पेंक महोदय को। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेंक महोदय का मॉडल क्या था। ठीक है, चलिए जियोमॉर्फिक मॉडल ऑफ पेंक, यानी ये जो भूआकृतिक मॉडल है पेंक का, किससे संबंधित है? लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं कि पेंक महोदय ने कौन कौन सी बातें कही। पहले जानिए कि ये पेंक कहाँ के निवासी थे। तो ये जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए। ठीक है, और इन्होंने ये जो मॉडल दिया ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल था। और ये मॉडल जो इन्होंने दिया था वो डेविस की आलोचना करते हुए दिया था, यानी डेविस की बातों को नकारते हुए इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया है। तो जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें कही डेविस से इतर, यानी डेविस से विभिन्न बातें इन्होंने क्या बताई कि जो है डेविस की मॉडल को इन्होंने गलत ठहराया। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ये जर्मन जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मॉडल दिया जिसका नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये दोनों नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि भैया डेविस जो थे उन्होंने क्या बताया था कि डेविस ने बताया था द लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। यानी डेविस ने, इन्होंने ये कहा कि जो बातें डेविस ने बताई थी कि स्थलरूप क्या होते हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। तो इनसे पूछा गया कि सही क्या है, तो इन्होंने बताया कि वाल्टर पेंक पोस्टुलेट दैट जियोमॉर्फिक फॉर्म्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेजेज एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन। जब इनसे पूछा गया, जब आप कह रहे हैं कि डेविस की बात गलत है, कि डेविस ने ये बताया कि जो स्थल रूप होते हैं वो फंक्शना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं ये बात गलत है। तो इनसे पूछा गया अच्छा गलत है तो आप बताइए सही क्या है। तो इन्होंने बताया कि जो लैंडफॉर्म होता है फंक्शना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल नहीं, बल्कि वो किसका प्रतिफल होता है? वो अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान और अपर्दन, उन दोनों के बीच जो चलने वाला उन दोनों के बीच जो निर्मित अनुपात होता है, यानी उत्थान कितना हो रहा है और अपर्दन कितना हो रहा है, इन दोनों बलों का जो है के बीच जो अनुपात निर्मित होता है उसका परिणाम होता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि उत्थान कितना हो रहा है और हो रहा है, इन दोनों के बीच के अनुपात का परिणाम क्या है? आपका लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये बातें इन्होंने बताई, यानी इन्होंने उत्थान और अपर्दन पे क्या किया? जोर दिया। आगे इन्होंने बताया कि अपलिफ्ट एंड इरोजन आर ऑलवेज कोएग्जिस्टेंट, यानी जैसे डेविस ने कहा था कि अपर्दन तब तक नहीं शुरू होगा जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाएगा। इन्होंने कहा ये भी बात आपकी बिल्कुल गलत है डेविस जी, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो अपर्दन और जो उत्थान होता है दोनों क्या है? साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अलग अलग चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और उसी क्रम में इन्होंने क्या बताया कि जैसे डेविस महोदय में भी हमने देखा था कि एक अवस्था होती है उत्थान के पूर्व, वैसे ही इन्होंने भी जो उत्थान की पूर्व की अवस्था है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जिसको क्या बोले इन्होंने? प्राइमा रंप। यानी प्राइमा रंप अगर आ जाता है एग्जाम में क्या है तो आपको बताना है कि पेंक महोदय ने जो उत्थान से पूर्व की अवस्था थी उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे इन्होंने क्या किया? इट बिकम इंस्टेड ऑफ स्टेज। जैसे कि डेविस ने अपने मॉडल में एक शब्द प्रयोग किया था अवस्था, स्टेज। ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, यानी टाइम को इन्होंने स्टेज बताया था, यानी अवस्था बताया था। ठीक है, तो जो पेंक महोदय थे उन्होंने क्या किया कि अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जानबूझकर नहीं किए हैं, क्योंकि ये जानबूझकर क्या करना चाहते थे, जो डेविस थे क्योंकि वो अमेरिका के रहने वाले थे और ये जर्मन थे, दोनों में हमेशा तनाव रहता था। ठीक है, तो ये क्या कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जानबूझकर अवस्था के स्थान पे क्या किस शब्द का प्रयोग किए हैं? इटविकुलुम का प्रयोग किए हैं। क्या प्रयोग किए हैं? इटविकुलुम, ये जर्मन भाषा है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि लैंडफॉर्म किसका परिणाम होता है? उत्थान और अपर्दन के जो बीच अनुपात होता है उसका क्या होगा? परिणाम होगा। यानी दोनों पत्तियां कार्य करेंगी, साथ साथ कार्य करेंगी और उसी से क्या निकालेंगे? हम एक अनुपात निकालेंगे कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, उत्थान ज्यादा हो रहा है तब भी जो है लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाएगा, अपर्दन ज्यादा हो जा रहा है तो उतना जल्दी लैंडफॉर्म समाप्त हो जाएगा। तो उसी आधार पर इन्होंने बताया डेविस की तरह कि कोई जो लैंडफॉर्म होता है वो 3 अवस्थाओं से ही होकर गुजरता है, जिसमें इन्होंने पहला बताया अपस्थि जिंडे इटविकुलुम। यानी अपस्थि जिंडे इटविकुलुम का मतलब ये हुआ कि
तेजी के साथ जो निर्मित अवस्था उन्होंने बताया कि पहला अवस्था बताया अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग यानी तेजी के साथ निर्माण की अवस्था। दूसरा अवस्था इन्होंने बताया गलीक फार्मिंग इटविक्लुंग यानी समान दर से निर्मित जो अवस्था होती है उसको इन्होंने बताया गलीक फार्मिंग इटविक्लुंग। और तीसरा बताया अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग यानी घटती दर के साथ जो निर्मित अवस्था है उसको इन्होंने बताया अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग। यानी इसको आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्रम पूछ लेगा तो इसको आप जो है वर्णमाला के आधार पे याद कर सकते हैं। पहले इसमें आया है अपस्थि यानी फा के बाद आता है बा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहले फा आएगा, पा फा बा भा, ठीक है। पहले क्या आएगा, फा आएगा, पा फा, तब आएगा बा, अब बीच में तो ये कॉमन रहेगा। यानी पहले अपस्थिजिंडे आएगा, पा फा आया, उसके बाद गलीक फार्मिंग, उसके बाद अपस्थिजिंडे। ये तेजी के साथ बढ़ने वाली अवस्था है, ये समान दर के साथ बढ़ने वाली अवस्था है, और ये घटती दर के साथ बढ़ने वाली अवस्था है। यानी इसमें जो भी लैंडफॉर्म होगा वो घटने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीन आपको क्या करना है, क्रम से याद रखना है, अपस्थिजिंडे, गलीक फार्मिंग और अपस्थिजिंडे, ठीक है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि अवस्था के स्थान पर जो पेंक महोदय थे उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, इटविक्लुंग, किस शब्द का, इटविक्लुंग। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इनका मॉडल कैसा था, ठीक है। फिगर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको फिगर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस फिगर को ऐसे ही समझना है कि इन्होंने किस अवस्था में किसकी बात की। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो यहाँ से ये वाला क्षेत्र है, इसके पहले वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये उत्थान के पूर्व की अवस्था है, यानी इसको ये उत्थान में सम्मिलित नहीं करते हैं। और इसको इन्होंने क्या कहा था, प्राइमा रंप। एक शब्द आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, प्राइमा रंप है। अब चलिए इनकी हम तीनों अवस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है। पहली अवस्था क्या है, अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग, यानी इसमें क्या होगा कि स्थलूप तेजी के साथ क्या करेगा, इसमें जो निर्माण होगा स्थलूप का बहुत ही तेजी के साथ, इसीलिए इसको बोला गया अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग, यानी तेजी के साथ निर्माण की अवस्था, बहुत ही रैपिडली काम होगा। होगा क्या कि इन्होंने क्या कहा था कि उत्थान भी होगा और अपर्दन भी होगा। क्या होगा, उत्थान भी होगा और अपर्दन भी होगा। जैसे कोई लैंडफॉर्म है, ठीक है, जैसे ये उठेगा, जैसे इस पे क्या होंगे, अपर्दन शक्तियां कार्य करना स्टार्ट कर देंगी। और ये बात हमारे सोसाइटी में भी लागू होती है। जैसे भी आप थोड़ा सा उत्थान करेंगे, यानी आपको जो है कुछ नौकरी पाएंगे, या आप जो है किसी प्रकार से इनकम का सोर्स जैसे आपका बढ़ेगा, आपके पड़ोसी आपका टांग पकड़ कर क्या करेंगे, खींचना स्टार्ट कर देंगे। यही नियम ये सीधे, जैसे कोई उत्थान करा लैंडफॉर्म, तो इन्होंने कहा जैसे उत्थान करेगा वैसे ही क्या होगा कि अपर्दनात्मक शक्तियां स्टार्ट हो जाएंगी इसको काटना। तो पहले स्टेज में इन्होंने बताया तेजी के साथ बढ़ती हुई अवस्था, यानी इसमें उत्थान की दर जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। और अपर्दन की दर उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि बी आकार की क्या बनेगी, बैली बनेगी, बी आकार की बैली बनेगी। क्योंकि लैंडफॉर्म अपने इनिशियल स्टेज में होता है, उत्थान होता रहता है, अपर्दन भी होता रहता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में जब लैंडफॉर्म होता है तो होता क्या है कि उसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो नदियां रहेंगी उनकी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी आकार की बैली का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। और पहला स्टेज हो गया। पहले स्टेज में इन्होंने कई प्रावस्थाएं बताई हैं, उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, इसलिए आप केवल इतना जानिए कि ये होगा पहली अवस्था, और पहली अवस्था में बी आकार की बैली का निर्माण होगा। इसके बाद आएगा गलीक फार्मिंग इटविक्लुंग, यानी समान दर से बढ़ती हुई अवस्था। समान दर से का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बताया दूसरा स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जिसमें जितना उत्थान होगा उतना क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा, गलीक फार्मिंग इटविक्लुंग। तीसरा स्टेज उन्होंने क्या बताया, अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग, यानी घटती दर के साथ जो घटती दर वाली अवस्था है उस अवस्था को उन्होंने क्या कहा, अपस्थिजिंडे इटविक्लुंग, ठीक है। यानी यहाँ से ये वाली जो अवस्था है, ठीक है, ये वाली अवस्था जो है ये लास्ट वाली अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें जो नदी होगी, नदी की काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या होगा कि अपर्दनात्मक कार्य उसका लगभग समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से तो नहीं बंद हो जाएगा।
और डिपोजिशनल कार्य क्या होगा, चालू रहेगा। और जब अपर्दनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा, डिपोजिशनल कार्य चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लास्ट में जो उबड़ खाबड़ मैदान का निर्माण होता है उसको उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, इंड्रम्प नाम दिया। क्या नाम दिया, इंड्रम्प दिया। और डेविस ने क्या दिया था, कमेंट करके आप लोग बताइए कि डेविस ने मैदान का नाम क्या दिया था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी लास्ट स्टेज में कुछ टूटी फूटी कुछ क्या होंगी, यत्र तत्र यानी छोटी मोटी क्या बच जाती हैं, पहाड़ियां बच जाती हैं लास्ट स्टेज में। उसको उन्होंने क्या कहा, इंसेलबर्ग कहा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि डेविस ने उस पहाड़ी को क्या नाम दिया था। और एक पॉइंट यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो कि इन्होंने डेविस से क्या बताया था, हटके बताया था। बाकी तो बात लगभग डेविस की तरह ही ये करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हटके इन्होंने ऐसा क्या बताया। इन्होंने ये बताया कि जो लास्ट स्टेज आता है, लास्ट स्टेज में जो जिस घाटी की तरह घाटी नुमा एक आकृति का निर्माण होता है, बहुत जो है गहरी घाटी नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, डिपोजिशनल होता है। तो उसको जब इन्होंने देखा तो उसमें इनको नजारा है, इसके जो ऊपरी वाला भाग था इसका ढाल दूसरा था, और जो इसका निचला भाग था उसका ढाल क्या था, दूसरा था। तो जो ऊपरी वाला ढाल था इसको इन्होंने क्या कहा, वास्तुंजन कहा। क्या कहा, वास्तुंजन कहा। क्या बोला, वास्तुंजन। और जो इसका ढाल ज्यादा था, यानी जो खड़ा ढाल वाला क्षेत्र था उसको इन्होंने एक नाम दिया, वास्तुंजन। और जो उसके नीचे जो ढाल विहीन था, यानी हल्का सा समतली एरिया था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, हॉल्डेन हॉग। क्या नाम दिया, हॉल्डेन हॉग। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि वास्तुंजन क्या होगा, ढाल वाला स्लोप वाला जो है एरिया हो गया, और जो फ्लैट वाला एरिया हो गया उसको हॉल्डेन हॉग कहा। और ये इनकी किस स्टेज में बनेगा, तो अवस्थी जिंडे इटबिकुलुंग वाले स्टेज में बनेगा। ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, और एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इन्होंने अपने इस मॉडल में एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है पीडमोंट ट्रेपन। क्या है, पीडमोंट ट्रेपन। पीडमोंट ट्रेपन क्या है, इन्होंने जब बताया कि पहले ऐसे स्थल रूप कोई है, ठीक है, और इसका उत्थान नहीं हो रहा है, इसका उत्थान जब तक नहीं होगा उसको उन्होंने क्या कहा था, प्राइमारंभ कहा था। बाद में उत्थान होगा तो इसी का तो होगा, जब तक उत्थान नहीं हुआ इसी स्थल रूप का तब तक नाम इसका रख दिया गया प्राइमारंभ। बाद में इसी जो है स्थल रूप का ही तो उत्थान होगा, तो इसका उत्थान होगा तो इसी का अपर्दन भी होगा। ये एक बार उत्थान हुआ, अपर्दन हुआ, फिर दोबारा उत्थान हुआ, अपर्दन हुआ, यानी जब इसी स्थल रूप का कई बार उत्थान और अपर्दन हो जाता है, इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो उसपे क्या होता है, ऐसे सीढ़ीदार आकृति बन जाती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लेते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी जब कई बार उत्थान और अपर्दन हो जाता है, इस पर इस वाले भाग पे जो उत्थान की पूर्व वाली अवस्था है, तो उसपे ऐसे ही सीढ़ीदार आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको पेंक महोदय ने क्या नाम दिया, पीडमोंट ट्रेपन बताया। तो पीडमोंट ट्रेपन का संबंध प्राइमारंभ से है, यानी उत्थान के पूर्व की अवस्था से है, जिसमें कई बार क्या होता है, उत्थान और अपर्दन जब हो जाता है तो इस स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। आपको यही बातें याद रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इनके बारे में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई गई, जो इन्होंने बताया कि जो है ये शब्द कौन कौन सी लिया, इटबिकुलिंग लिया, किसके स्थान पे, स्टेज के स्थान पे, इनमें जो है फर्स्ट स्टेज में क्या बना, सेकंड स्टेज में क्या बना, और थर्ड स्टेज में कौन कौन से स्थलारूप बने। ठीक है, इंसेलबर्ग क्या है, इंड्रम्प क्या है, वास्तुंजन क्या है, और हॉल्डेन हॉग। इसी को अगर आप याद रखते हैं, इसका क्रम याद रखते हैं, तो मेरा दावा है कि पेंक से पूछे जाने वाले किसी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा जो है जो इसका उत्तर आप ना दे सको। अगर आप बहुत ज्यादा इसमें विद्वान बनेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जितना कंफ्यूज हम लोग नहीं है, उस पर ज्यादा खुद ही ये क्या थे, पेंक महोदय कंफ्यूज थे। इसीलिए इसको इन्होंने किस भाषा में प्रकाशित किया, जर्मन भाषा में प्रकाशित किया, कि हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो और लोग ज्यादा समझ ना पाए। तो जब और लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग क्यों समझ पाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बस इन्होंने क्या किया, जिद में आके जो हमारे डेविस महोदय थे उन्होंने एक छोटी सी गलती की, उसी गलती को उन्होंने पकड़ा और पूरा का पूरा क्या किया, समीकरण चेंज कर दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज में इनमें भी मैदान बनता है, डेविस महोदय ने उसका अलग नाम दे दिया, इन्होंने उसका अलग नाम दे दिया। लास्ट स्टेज में इनमें भी कोई ना कोई क्या आती है, छोटी मोटी पहाड़ियां बच जाती हैं, डेविस महोदय में भी बच जाती हैं। ठीक है, बस गलती वही थी कि डेविस महोदय ने यह बोल दिया था कि अपर्दन तब तक नहीं शुरू होगा जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाएगा, जो कि बात आप लोग को समझाया हमने कि जब सोसाइटी में भी यही बात लागू होता है कि जैसे आपका उत्थान शुरू होगा अपर्दनात्मक शक्तियां लग जाएंगी, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट में क्या होगा, उसी तरह समतल विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।
ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सुधार करने की आवश्यकता है ये भी बताइएगा, ताकि हम इस कंटेंट को और अच्छे से अच्छा बना सकें। और आप लोग मिलकर हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो इसका लाभ कई लोगों को होगा, ठीक है। और पूरी की पूरी ज्योग्राफी हम लोग मिलकर 35 से 30 दिन में खत्म करेंगे, ये मेरा आपसे क्या है, वादा है, ठीक है। और मोर देन 80 क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यहीं से आएगा, ये भी आपसे मैं वादा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।